इंडिया की क्लासेस लूंगा। तो अपने पहले ही लेक्चर में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आखिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन चीजों पर एक छोटी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं। ठीक है? तो ताकि आप उसी अनुरूप फिर क्लासेस आगे चलेंगी और आप उसी अनुरूप फिर पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, मैं क्या चर्चा करना चाहता हूं बेसिकली। वैसे जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में तो सिर्फ एक लाइन प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन रहता है। मेंस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। कह सकते हैं कक्षा का उद्देश्य जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम रह नहीं पाते, क्योंकि बेसिकली कई चीजों को हमें कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में, मतलब कह लीजिए आप उसको मेंस का भी सेक्शन कह सकते हैं, कि एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें वो चीजें समझानी पड़ती हैं। और मेरा पर्टिकुलर अप्रोच वही है कि ज्यादातर चीजों को, इतिहास में अक्सर बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है, जब उनसे पूछा जाता है तो चीजें याद नहीं होती, सर भूल जाते हैं। तो मैं बच्चों को शुरू में ही कहता हूं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा, रेयर दो चार जगह मैं आपसे कहूं कि ये चीजें याद कर लीजिए। मैं आपको समझाऊंगा, चीजों को पूरी समग्रता में बताऊंगा, ए टू जेड तक। वो चीजें अपने आप फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये मेरा अप्रोच है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा जो ब्रीफ करना चाहता हूं कि देखिए, हमें दो चीजों पे फोकस करना है आज, मतलब आज की जो चर्चा है बेसिकली, कि पढ़ना क्या है। जरा समझिए, पढ़ना क्या है हमें एक तो ये जानना है, ठीक, और पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है इसकी चर्चा करनी है। ठीक, मैंने क्या कहा, पढ़ना क्या है आपको और पढ़ना कैसे है, ये दो बातें बेसिकली मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, पढ़ना क्या है, कुछ चीजें तो देखिए, मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। तो मैं क्या बेसिकली पढ़ाऊंगा, अगर मैं कहूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, समझिए, और आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ आपको पढ़ना है। ये देख के कई लोगों के दिमाग में आ रहा है, लग रहा है सर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, हम लोगों को भी बहुत कुछ पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं पूरा लेक्चर प्लान आज आपको अभी बताऊंगा। मतलब पूरे मॉडर्न इंडिया के लगभग 25 लेक्चर्स में लूंगा, और उस 25 लेक्चर्स में क्या क्या, कैसे कैसे, किस क्रम में मैं पढ़ाऊंगा, मैं वो बेसिकली बताऊंगा। और आपको क्या पढ़ना है, यानी आप मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, या कहिए कि आप सामग्री कौन सी यूज करेंगे, सोर्स कौन सा यूज करेंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब आप किन चीजों को यूज करेंगे पढ़ने के क्रम में। ठीक, तो मैंने कहा पढ़ना क्या है, इसमें मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसका पूरा लेक्चर प्लान आज आपको बताऊंगा। 25 लेक्चर्स टोटल मैं लूंगा, बहुत विस्तृत चर्चा होगी। और क्या क्या आपको पढ़ना है, जो आप सोर्सेज यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, आपके कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी होंगे, मैं डिस्कस करूंगा। कुछ ऑफलाइन या फिजिकल सोर्सेज भी होंगे, जो बुक्स वगैरह, इन सब की सारी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमारा डिस्कशन कैसे होने जा रहा है, जरा समझिए मॉडर्न इंडिया का बेसिकली, कि एक तो हमें पढ़ाई करनी, मतलब किन चीजों को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बताएंगे। तो जो मैं इस अपने लेक्चर में, अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताना जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 95 टू 98% चीजें आपके हाथ में रहेंगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं वो 60%, 65%, 70% तक वेरी करते हैं, मतलब। और किसी किसी एग्जाम में तो 55 और 60% पे लोग टॉप कर जाते हैं। मतलब आपको 65-70% चीजें करनी होती हैं, लेकिन हमारा रेंज समझिए आप लगभग, मतलब अब दावा ये करना थोड़ा सा वो हो जाएगा, एरोगेंस, की आपको 100% चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको ज्यादातर चीजें मिलेंगी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रेंज इतनी एक्सटेंसिव रखी जा रही है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। ठीक, अपने लेक्चर प्लान पे मैं सबसे पहले बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा कि आप मटेरियल या सोर्सेस क्या क्या यूज करेंगे, चाहे ऑनलाइन मटेरियल, चाहे ऑफलाइन मटेरियल। ठीक है, और कैसे करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर प्लान की। तो देखिए, लेक्चर प्लान है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो जैसे कि मैं बता दूं, देखिए जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, इधर कौन से लेक्चर्स हैं, उनमें क्या टॉपिक्स या चैप्टर्स जो कवर किए जाएंगे वो चीजें हैं। और जो आपको एक क्विक बुक दी जाएगी, वो बेसिकली क्विक बुक का कौन सा चैप्टर नंबर है, मतलब क्विक बुक का चैप्टर नंबर 32, 32, 32, 23, 23, यानी कि जो ये चीजें यहां पढ़ाई जा रही हैं आपको,
वो क्विक बुक में कहाँ दी गई है, कुछ ऐसा है। क्विक बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे संस्थान की तरफ से, ठीक? तो आइए अब ज़रा-सा मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा-सा मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा-सा डिफरेंट है और वो चीज़ आपको पूरे 25 लेक्चर में दिखेगी। वो स्टाइल क्या है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए मॉडर्न इंडिया ए से जेड तक है, तो सबसे पहले मैं ए से जेड तक का पूरा खाका बता देता हूँ। पूरा खाका ए से जेड तक मोटा-मोटा बता देता हूँ, फिर एक-एक चीज़ का एक्सपेंशन करता हूँ। उदाहरण के लिए आपको फ्यूचर में जैसे मैं मैसूर राज्य के बारे में सपोज़ बता रहा हूँ, सपोज़ ऐसा। तो मैसूर का ए से स्टार्ट करूँगा, जेड तक बता दूँगा। जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, स्टोरी तो पूरी बताऊँगा, लेकिन जहाँ इम्पोर्टेंट है उस पे फोकस ज़्यादा होगा हमारा, ताकि आपको पूरी स्टोरी एक पता होनी चाहिए। खिलाफत आंदोलन अगर बता रहा हूँ और अगर मान लीजिए ऑटोमन तुर्कों की चर्चा हो रही, तो ऑटोमन तुर्कों के बारे में पूरा हमें पता होना चाहिए। तो ये मेरा अप्रोच आप हर जगह देखेंगे, हर जगह अगले जो भी 25 लेक्चर्स आएँगे उसमें देखेंगे। तो ज़रा-सा देखिए और कैसे हम पढ़ेंगे ज़रा समझिए। मेरे जो 3 लेक्चर्स होंगे शुरुआत, बहुत ध्यान से समझिएगा। ज़रा देखिए लेक्चर फर्स्ट, इसको मैंने लिखा है भाग 1, संपूर्ण आधुनिक भारत की रूपरेखा। यानी टोटल 3 लेक्चर्स में मैं क्या करने वाला हूं, जरा इस चीज को गौर से समझिएगा। हम क्या करेंगे, लगभग 1600 से एक स्टोरी उठाएंगे और 1947 तक, बहुत गौर से समझिएगा, 1600 से हम चर्चा उठाएंगे, मतलब यूरोपीय कंपनियों का आगमन ऐसे समझ लीजिए, वहां से एक चर्चा उठाएंगे और 1947 तक, यानी जब तक भारत आजाद होता है तब तक सारी घटनाओं को लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे, सारी घटनाओं को। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, संपूर्ण भारत की जो रूपरेखा है हम उसको तैयार करेंगे। ठीक, मतलब आप देखेंगे कि 1600 में मान लीजिए कुछ इवेंट हुआ, तो वो अगले इवेंट से कैसे लिंक्ड है, जरा सा मैं इसको बताऊं कि जैसे 1600 में कोई इवेंट हो रहा है, फिर अगला कोई इवेंट हो रहा है, तो ये कैसे लिंक्ड है, ये अगला इवेंट कैसे लिंक्ड है, ये अगला इवेंट कैसे लिंक्ड है, फिर उससे लिंकिंग, उससे लिंकिंग, उससे लिंकिंग, ऐसे करते हुए मैं आपको 40-50 चार्ट, या हो सकता है और भी ज्यादा हो, फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे मॉडर्न इंडिया का लिंक करते हुए अप्रोच बताने वाला हूं, पहली बार। ठीक, यानी इन 3 लेक्चर्स में क्या होगा आप समझ गए, पहले, दूसरे, तीसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ये सलाह है आपसे कि इन तीनों लेक्चर्स को बहुत ध्यान से कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, मतलब आंख बंद करनी है और सोचना है। जब आप देखेंगे, आपके पास तो ऑलरेडी पेन ड्राइव में सारे लेक्चर्स होंगे, आप देखेंगे उसको, तो आप एकदम आंख बंद करके, अच्छा ऐसे लिंक हुआ, ऐसे लिंक हुआ, ऐसे सारे फ्लो चार्ट को। और ऐसा नहीं कि ये खाली फ्लो चार्ट रहेगा, इसमें कम से कम मैं बता रहा हूं 1000 क्वेश्चन आप ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप जब कोई क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो फटाफट वो चीजें सॉल्व होती जाएंगी। ठीक, तो पहली बात ये होगी। उसके बाद मैंने क्या कहा, जरा गौर करिएगा। जैसे मैंने आपको 1600 से 1947 तक, जरा गौर करिएगा, 1600 से 1947 तक की पूरी चर्चा लिंक करते हुए बता दी, और इसमें लगभग 50-60 जितने भी चार्ट्स आते हैं या फ्लो चार्ट्स के माध्यम से मैं ये चर्चा कर दूंगा। ठीक, फिर मैं लौटूंगा और अपने चौथे लेक्चर से, फोर्थ लेक्चर से क्या करूंगा, एक्सपेंशन चालू करूंगा, जैसे विस्तार चालू करूंगा। जैसे यहीं पे फोर्थ लेक्चर पढ़ाऊंगा और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसको बहुत विस्तार से मैं उसकी चर्चा करूंगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर आगे ऐसे कुछ, जैसे कि मेरे लेक्चर प्लान में है, आपको मैं दिखाता हूं। जैसे चौथा लेक्चर आप देखिए, पहले 3 लेक्चर में मैंने चर्चा कर दी, चौथा लेक्चर देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन। अब इसकी विस्तार से चर्चा हो रही है, मतलब इसका पूरा बैकग्राउंड, भौगोलिक खोजों का कैसे युग आरंभ होता है, पुर्तगालियों से संबंधित चर्चा, डचों से संबंधित चर्चा। ठीक, इसके बाद 5वां लेक्चर देखिए, यूरोपियों के आगमन से ही संबंधित है, ब्रिटिशों से संबंधित चर्चा, फ्रांसीसियों से संबंधित चर्चा, और आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष, यानी एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक, जिसको कर्नाटक के युद्ध भी कहते हैं। ये ऐसे फिर विस्तार देना हम चालू करेंगे। अब जैसे देखिए, अगर आप क्विक बुक को देखेंगे तो उसमें जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है चैप्टर नंबर 32 में, वो बेसिकली इन तीनों लेक्चर्स को जब आप पढ़ेंगे, आप क्या करिएगा, साथ में जरा समझिए। इन तीनों लेक्चर्स को आपने एक बार देख लिया, उसके बाद आप ये क्विक बुक का चैप्टर नंबर 32 पढ़ेंगे। ठीक, तो पढ़ने के क्रम में ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, जितनी चीजें मिलती जाए वो पढ़ते जाइए आप। ठीक, तो एक बार आप ये क्विक बुक का 32 नंबर पढ़ेंगे। उसी तरह जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मैंने साथ साथ लिख दिया है कि क्विक बुक का कौन सा चैप्टर नंबर। ठीक है, तो देखिए चौथे लेक्चर में और 5वें लेक्चर में अपने हम इन चीजों को कवर करेंगे। ये बेसिकली अब हमारा यहां से लेक्चर 4 से जो है विस्तार का कार्यक्रम चलेगा। यहां हमने पूरा एक खाका बनाया,
अब एक्सपेंशन, जरा आगे देखिए, कुछ लेक्चर्स को मैं आपको दिखाता हूं। लेक्चर 6, ठीक। अब यूरोपीय लोग आ गए भाई, जरा गौर से समझिए, यूरोपीय लोग यहां पे आ गए, ठीक। अच्छा, उन यूरोपियों में जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, ब्रिटिश थे, डेनिश थे, फ्रेंच थे, इतने लोग थे, ठीक। इसको मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, पीडी बीडी एफ याद दिमाग में रखेंगे। तो ये सारे लोग यहां आए और इनमें फाइनली ब्रिटिशों ने क्या किया, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। यानी भारत में विजय प्राप्त की, सबको पराजित किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इन ब्रिटिशों ने क्या किया, एक तो यूरोपियों को पराजित किया ही किया, यानी जो इनके यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, और साथ में भारत में जो शक्तियां थी उनको भी पराजित किया। तो यूरोपियों के आगमन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ब्रिटिशों की भारत विजय, यानी आखिर ब्रिटिशों ने भारत को कैसे जीता। तो यूरोपियों को तो प्रतिद्वंदियों को पराजित किया ही, और भारत में भी कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, जैसे बंगाल पर नियंत्रण। इस बंगाल पर नियंत्रण के क्रम में दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, प्लासी और बक्सर का युद्ध, ठीक। ठीक है, बंगाल के बाद अवध पर नियंत्रण, अवध के बाद मैसूर पर नियंत्रण, मैसूर से संबंधित चर्चा होगी। देखिए लेक्चर नंबर 6, ब्रिटिशों की भारत विजय, बंगाल पर नियंत्रण, बंगाल पर नियंत्रण में ही प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। फिर अवध पर कैसे नियंत्रण स्थापित करते हैं, ब्रिटिशों की जो भारत विजय है उसी में देखिए मैसूर राज्य से संबंधित चर्चा होगी, और पूरी चर्चा ये मैसूर राज्य से संबंधित होगी। जैसे उसका संक्षिप्त इतिहास हम जानेंगे, हैदर अली के बारे में जानेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे, सहायक संधि से संबंधित कुछ पक्ष हैं उसको बहुत डिटेल से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। उससे कई तरह के सवाल जुड़े हुए हैं, कम से कम अगर कहूं तो 30 से 35 टाइप के क्वेश्चन सहायक संधि से जुड़े हुए हैं, उसको भी हम यही समझने का प्रयास करेंगे, और 4 आंग्ल मैसूर युद्धों को देखने का प्रयास करेंगे। तो जरा देखिए, यूरोपीय आए, उन यूरोपियों में ब्रिटिश जो है, एक तो अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को कैसे हराते हैं, प्लस भारत में कैसे विभिन्न शक्तियों को पराजित कर कर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, इसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। आइए देखते हैं। ब्रिटिशों की भारत विजय के क्रम में ही देखिए सिखों से भी संबंधित तमाम तरह के पक्ष चलेंगे। सिखों से संबंधित पक्ष में रणजीत सिंह व उनके उत्तराधिकारी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इस तरह की कुछ चर्चा होगी, ठीक। तो जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी, बेसिकली जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था, मतलब जब डलहौजी आता है, डलहौजी के टाइम पीरियड में ये लगभग, मतलब समझिए ब्रिटिशों की साम्राज्य स्थापना लगभग डलहौजी के काल तक संपूर्ण हो गई थी, ऐसा आप समझेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल से संबंधित चर्चा उठाएंगे। किससे संबंधित चर्चा उठाएंगे, गवर्नर जनरल से संबंधित, और सारे गवर्नर जनरलों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ गवर्नर जनरल को नहीं पढ़ेंगे, जरा यहां गौर करिए, सिर्फ गवर्नर जनरल को नहीं पढ़ेंगे। जैसे क्लाइव से लेकर वॉरेन हेस्टिंग्स तक पढ़ाई की हमने, गवर्नर जनरल व संबंधित चर्चा को ही आगे हम बढ़ाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स से बेंटिक तक। अब देखिए ये सब चर्चा चल रही गवर्नर जनरल की, लेकिन बीच बीच में इसमें कई और छोटे मोटे चैप्टर भी शामिल होंगे। जैसे कौन से चैप्टर शामिल होंगे, इसी समय हम सिविल सेवा का विकास देखेंगे, इसी समय हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाएं देखेंगे, यानी जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस तरह की। इसी समय हम ब्रिटिशों के विदेशी संबंध भी, जैसे आंग्ल नेपाल संबंध, आंग्ल वर्मा संबंध, आसाम का इतिहास, यानी जब हम गवर्नर जनरल वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें कई छोटे छोटे चैप्टरों को भी कवर कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी चीज का जिक्र जिस रेफरेंस में आए वहीं उसको टोटलिटी में पढ़ लेना चाहिए। ये चीज आप आगे देखेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अपने 25 लेक्चर्स लूंगा मैं मॉडर्न इंडिया के, तो आप देखेंगे कि जहां जो चर्चा आएगी, यानी गवर्नर जनरल को पढ़ाते समय अगर वर्मा का जिक्र आ रहा है तो उस पूरे वर्मा को, मतलब वर्मा का पूरा इतिहास कैसे रहा, प्रथम आंग्ल वर्मा, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, या सारी चीजें देख लेंगे। और उसी वर्मा से असम की भी चर्चा जुड़ जाएगी, तो उसी समय असम को भी क्लियर कर लेंगे कि प्राचीन काल में असम था तो मध्य काल में था, और ब्रिटिश काल में क्या डेवलपमेंट हुआ। और ब्रिटिश काल में भी तृतीय दिल्ली दरबार में जब बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, फिर से पुनर्गठन किया जाता है, मतलब पूरी असम की चर्चा ए टू जेड। अभी आपकी चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन चूंकि आपके पास ये रिकॉर्ड में है, जैसे आपके पास तो सारे लेक्चर्स अभी जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो सारे आपको पेन ड्राइव में मिल जाएंगे, तो आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा, तो आप समझिएगा कि आखिर चीजें कैसे लिंक हो रही हैं, ठीक। तो गवर्नर जनरल से संबंधित चर्चा जब मैं करूंगा तो उसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर होंगे जो कि आपको यहां दिए गए हैं। अब देखिए, गवर्नर जनरल से ही संबंधित पक्ष होगा मेटकॉफ से लिटन तक, इसमें आंग्ल अफगान संबंध, सिंध का विलय, इनफैक्ट ये सारी चीजें जो है
ये देखिए सारे छोटे-छोटे अलग से जो चैप्टर्स हैं, आंग्ल अफ़गान संबंध, सिंध का विलय दोनों लिंक्ड हैं, ठीक है? ये सारे कवर हो जाएँगे। अब देखिए इसी गवर्नर जनरल के चर्चा में एक चार्ल्स वुड का शिक्षा पे घोषणा पत्र था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इसकी विस्तार से चर्चा हो जाएगी। जब इसकी हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लेंगे, तो शिक्षा में हम इसको उतना विस्तार से नहीं करेंगे, हल्के में चर्चा करेंगे, ठीक? तो देखिए गवर्नर जनरल के क्रम में ही डलहौजी के समय चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, उस पे ये चर्चा हो जाएगी। अब देखिए, इसी गवर्नर जनरल एवं संबंधित पक्ष में लॉर्ड रिपन से सी राजगोपालाचारी तक अंतिम गवर्नर जनरल थे, यहाँ तक चर्चा होगी और उसमें फैक्ट्री अधिनियम वगैरह की भी चर्चा हो जाएगी। ये फैक्ट्री अधिनियम बेसिकली टोटल फैक्ट्री अधिनियम जितने भी आए ये हमको मजदूर आंदोलन में पढ़ना होता है। लेकिन जब मैं मजदूर आंदोलन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा मतलब इसको ब्रीफली डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री अधिनियम रिपन से जुड़ा हुआ है, तो जब मैं रिपन पढ़ा रहा हूंगा उसी समय इसकी डिटेल से चर्चा कर दूंगा। ठीक? आइए, जब गवर्नर जनरल और उससे संबंधित पक्ष हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि न जाने कितने चैप्टर, अगर मैं कहूं सिविल सेवा हो, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्थाएं हो, आंग्ल नेपाल संबंध, आंग्ल वर्मा संबंध, आसाम का इतिहास, चाहे आंग्ल अफगान संबंध हो, सिंध का विलय हो, फैक्ट्री अधिनियम हो, ये सारी चर्चाएं मैं गवर्नर जनरल के साथ ही कर दूंगा। ठीक? तो अब गवर्नर जनरलों से संबंधित तमाम चर्चा जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम आएंगे 1857 के विद्रोह पे। अब ऐसे समझिए, जरा हमारे देखिए चैप्टर किस मतलब लॉजिक के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमने पढ़ाया, फिर ब्रिटिशों का कैसे ब्रिटिशों ने भारत विजय किया या भारत में अपनी साम्राज्य की स्थापना की उसको बताया। अच्छा, इस स्थापना के क्रम में ही विभिन्न गवर्नर जनरल आते हैं और उनकी पॉलिसीज आती हैं, वो बता दूंगा। ठीक? और इस स्थापना के क्रम में भारतीयों का शोषण होता है और भारतीय एक बहुत बड़ा विद्रोह करते हैं, 1857 का विद्रोह, फिर उसकी चर्चा की जाएगी। 1857 के विद्रोह की चर्चा जो है कई सब टॉपिक्स के रूप में की जाएगी, बहुत डिटेल से की जाएगी, क्योंकि इससे बहुत डिटेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कारणों पे चर्चा होगी, फिर उसका प्रारंभ, उसका विस्तार, असफलता, परिणाम, प्रकृति और सबसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी चर्चा करते हुए 1857 के विद्रोह एवं संबंधित पक्षों की चर्चा होगी। ठीक? अच्छा, 1857 का जो विद्रोह था तो था ही, इसके अलावा कुछ अन्य नागरिक विद्रोह, जनजाति विद्रोह तथा कुछ अन्य विद्रोह थे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक? 1857 का विद्रोह बेसिकली फेल हो जाता है। फेल इस सेंस में कि जिस चीज के लिए शुरू हुआ था वो चीज हम अचीव नहीं कर पाते, लेकिन एक मायने में ये सफल रहता है कि अब भारतीयों को लगने लगता है क्या कि अगर हम लोग मिल के लड़ें तो इन ब्रिटिशों को यहां से बाहर निकाल सकते हैं, यानी राष्ट्रवाद की एक फीलिंग आती है उनके मन में। तो अब धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनना चालू होते हैं, उसी के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया लेवल का बनता है कांग्रेस। तो उसके बाद हम आएंगे किस पे? कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर। तो तमाम तरह के सेफ्टी, जैसे कांग्रेस की स्थापना में क्या है, एक सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया जाता है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। कांग्रेस की स्थापना से के पूर्व के राजनीतिक संगठनों पे देखेंगे और उन राजनीतिक संगठनों में भी बंगाल में कौन से संगठन थे, बंबई में कौन से, नहीं बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई, मद्रास, इन मेन मेन सेंटर्स पे कौन से संगठन थे, कुछ लंदन में भी बने थे, उन संगठनों को हम देखेंगे। यानी कुल मिला के कांग्रेस की स्थापना से संबंधित चर्चा चलेगी तमाम विस्तार से। ठीक? और इसी में कांग्रेस के अधिवेशन, विभिन्न अधिवेशन और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है? तो भाई कांग्रेस से के अधिवेशन से संबंधित पक्ष जब खत्म हो जाएगा, अब ऐसे समझिए कि 1885 में कांग्रेस बन गई थी और मूवमेंट चालू किया था। ठीक? और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ऐसे ही चल रहा था। बेसिकली नरम पंथियों का ही कांग्रेस पर प्रभुत्व था। ठीक? कुछ ऐसा जन आंदोलन जैसा नहीं हो रहा था कि जनता सड़कों पे उतर आए। ये मौका मिलेगा लगभग 20 साल बाद, यानी 1905 में, जब करचन बंगाल का विभाजन कर देगा। जरा देखिए सारी चर्चाएं एक दूसरे से बहुत ही लॉजिकली जुड़ी हुई हैं। तो इसके बाद बेसिकली हम बंगाल विभाजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। तो इसी समय हम दिल्ली दरबार की भी चर्चा कर लेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, दो तीनों दिल्ली दरबार की चर्चा करेंगे। ठीक? अच्छा देखिए, बंगाल विभाजन से ही उपजा क्या? स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल विभाजन के ही ठीक बाद, यानी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसके ठीक बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1907 में, जरा समझिएगा, 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और ये ब्रिटिश क्या करते हैं? कांग्रेस के गर्म पंथियों का दमन करते हैं। तब जो है हमारे यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण दिखाई पड़ता है। तो अब जरा समझिए, ये सारी चीजें, अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो, क्योंकि मैं इन चीजों को
जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मैं जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो कैसे एक दूसरे से लिंक। लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेंगे चीजों को, आप देखेंगे, ये चर्चा तो हमारी छोटी ही रहेगी, लेकिन जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे और फिर से मेरे पहले वाले इंट्रोडक्टरी लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर आखिर ये चीजें कैसे जोड़ रहे हैं। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जैसे पढ़ रहे हैं वो बहुत लॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक, तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जब हम पक्षों पे चर्चा करेंगे तो बेसिकली प्रथम चरण द्वितीय चरण सबको एक साथ ही कर लेंगे। यहाँ जब आप मैं वहां पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, इन चीजों को समझेंगे। तो प्रथम चरण में भी भाई महाराष्ट्र में, बंगाल में, दिल्ली में और कुछ विदेशों में भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही होंगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण भारत में, मतलब उधर आपने देखा बंगाल, मद्रास, दिल्ली, इस तरह की चीजों पे भारत में, और इसी समय जब क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ रहे होंगे तो बाल गंगाधर तिलक से भी डिटेल में चर्चा होगी। और जितने सवाल बाल गंगाधर तिलक से आज तक आए होंगे, 20-25 टाइप के सवाल, कि उनकी उपाधियों से, उन्होंने जो स्लोगन दिया उससे, वो कितनी बार जेल गए, पत्रकारिता के लिए जेल गए, तमाम जितने उन्होंने गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, मैं बता रहा हूँ जितने 20-25-30 टाइप के सवाल बनते हैं सबकी चर्चा कर लेंगे। हमारा एक अप्रोच होगा, जो भी पर्सनैलिटी का जिक्र आएगा, जैसे मान लीजिए तिलक का जिक्र आया तो तिलक की सारी चर्चा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जिक्र आया तो उनकी सारी चर्चा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का आया तो उनसे इतिहास में जहां भी सवाल पूछे गए, जितने भी तरह के सवाल पूछे गए सबकी चर्चा। स्वराज का जिक्र आया तो स्वराज, पूर्ण स्वराज, होम रूल, डोमिनियन स्टेटस, सबकी चर्चा एक साथ। ये अप्रोच हमारा होगा जब हम फ्यूचर में आपको, वो मैं 25वां लेक्चर ले रहा हूँ तो उसमें इसी तरह का अप्रोच फॉलो करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित चर्चा कर लेंगे, ठीक है। विदेशों में भी हम क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे, लंदन में, अमेरिका में, जर्मनी में, अफगानिस्तान में, तमाम कुछ अन्य गतिविधियां भी देखेंगे। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण है वो बेसिकली यहां से लिंक्ड नहीं है, मतलब एक फ्लो में जो आना चाहिए वो लिंक्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों एक साथ देख लेंगे, मतलब ताकि आप चीजों को जानते रहें, थोड़ा सा आप समझ पाए कि पहले चरण में क्या हो रहा था, दूसरे चरण में, और इन दोनों चरणों की हम तुलना भी कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, गौर करिएगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। फिर इस गरम दल का दमन ब्रिटिश करते हैं, युवक निराश और हताश होता है। तो होता क्या है, यहीं पे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, यानी युवक जो है क्रांतिकारी एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाद नेशनल मूवमेंट एकदम ठंडा पड़ जाता है, कुछ घटनाएं नहीं होती। आगे चलकर फिर से कब उभार आएगा, होम रूल लीग आंदोलन चलेगा। तिलक जब छूट कर आएंगे और एनी बेसेंट, ये दोनों लोग मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाएंगे। तो आगे जरा देखिए चीजें कैसे लिंक हो रही, होम रूल लीग आंदोलन। इसी क्रम में अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इस तरह की चीजें आएंगी। तो अभी मैं यहाँ विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप सारे लेक्चर्स पढ़ लेंगे तो आप इसको देखेंगे तो आप इसका लिंक बिठा पाएंगे। तो ये सब चर्चा देखिए, होम रूल लीग 1916 में, 1917 में, 1918 में, ये सब घटनाएं इस काल की हैं। अब इसी काल में गांधी जी भी भाई एंट्री मारेंगे भारत में, कब, जनवरी 1915 में। इसी के पैरेलल गांधी जी भी अपना कुछ काम करेंगे। तो गांधी जी व उनके प्रारंभिक सत्याग्रह, यानी यहीं पे जब गांधी जी एंट्री मारेंगे तो प्रारंभिक सत्याग्रह नहीं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इस तरह के कुछ सत्याग्रह करते हैं। रौलट एक्ट होता है इसी समय, जलियांवाला बाग कांड होता है, और खिलाफत आंदोलन भी इसी समय होता है। तो गांधी जी इन सब परिस्थितियों के कारण एक निर्णय लेंगे, बड़ा एक राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन छेड़ने का, जिसे हम कहेंगे क्या, असहयोग आंदोलन। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, ठीक, यानी पीछे गांधी जी आए, कुछ छोटे मोटे सत्याग्रह किए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में छिड़ा था भाई, और इसके कारण, पृष्ठभूमि, प्रगति, अन्य मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ने पे कांग्रेस का अहमदाबाद सेशन देखिए 1920 के बाद 21, फिर गया सेशन 22, फिर स्वराज पार्टी 1923, इस तरह की चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। ये सारी चर्चाएं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सारी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फिर कांग्रेस का अधिवेशन 1923-24 का, फिर इसके बाद नेशनल मूवमेंट थोड़ा ठंडा पड़ेगा, और जब साइमन कमीशन का गठन होगा तो फिर नेशनल मूवमेंट में उभार आएगा। तो साइमन कमीशन से संबंधित पक्ष, नेहरू रिपोर्ट व इससे संबंधित पक्षों पे हम चर्चा करेंगे। और आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बेसिकली ये पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। इस आंदोलन के कारण लाल कुर्ती आंदोलन, जलियांग रंग आंदोलन, इस तरह के कुछ आंदोलन ओरिजिनेट होंगे, उसको भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक, फिर आगे हम आ जाएंगे क्रिप्स मिशन व उससे संबंधित चर्चा पर। ठीक, तो क्रिप्स की चर्चा करेंगे कि क्रिप्स के फेल्योर के बाद भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित चर्चा होगी। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन से संबंधित चर्चा, संविधान सभा से, ये सारी चीजें जो है लिंक है।
तो यहां तक बेसिकली हमारी जो चर्चा है, जरा गौर करिएगा, आप जब पढ़ लें तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा भी। यहां संविधान सभा तक की सारी चर्चा एक दूसरे से, यानी जो भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एक दूसरे से लिंक होते जा रहे हैं। ठीक, तो ये लिंकिंग है। अब इस लिंकिंग के बाद जो चीजें एकदम अलग से बच गई हैं, कह लीजिए कि जो इस लिंक में नहीं आए, मतलब या जिसको बीच में लेना उचित नहीं था, उसको अब हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले तो अब इसमें क्या चर्चा हम करेंगे, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में वाम पक्ष का, लेफ्ट विंग का उदय एवं विकास पढ़ेंगे। अब वाम पक्ष में बेसिकली दो चीजें हमें पढ़नी होती है लेफ्ट विंग में, एक कम्युनिस्टों के बारे में, कम्युनिस्टों का इतिहास, और दूसरा कांग्रेस समाजवादी। और ये कम्युनिस्ट हो चाहे समाजवादी, ये किसकी बात करते हैं, मजदूरों और किसानों की बात करते हैं। तो जरा गौर करिएगा, जब वाम पक्ष का उदय एवं विकास हम पढ़ेंगे तो उसमें कम्युनिस्टों के इतिहास की चर्चा करेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की चर्चा करेंगे, और इसी के साथ साथ हम मजदूर और किसान आंदोलन भी देख लेंगे। किसान आंदोलन देख रहे होंगे तो 19वीं सदी का भी, 20वीं सदी का भी, यानी आप अगर गौर करें तो ये सारी चर्चा लिंक्ड है, जिसको मैंने ब्रैकेट किया है। ठीक, वाम पक्ष का उदय, कम्युनिस्ट, समाजवादी, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन की सारी चर्चा लिंक्ड। ठीक, फिर इसके बाद हमने उठाया पाश्चात्य शिक्षा का विकास और भारत में प्रेस का विकास। अब जब भारत में पाश्चात्य शिक्षा आएगी, प्रेस के कारण ये विचार पूरे भारत में जब फैलेंगे, यानी जो भी प्रगतिशील विचार है, तो भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण भी होगा। तो इसके बाद हम जो चर्चा उठाएंगे, जरा गौर करिए, कौन सी चर्चा है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास और भारत में प्रेस का विकास, और इसके बाद सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में इन सारे मुद्दों को हम कवर करेंगे, सारे मुद्दों को। देखिए, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में बहुत से आंदोलन हुए हैं, बहुत से ऐसे घटनाएं हैं, लेकिन ये जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका हमने चुनाव किया। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा, जिनको आपको ऐसे ही बस एक बार क्विक बुक से बस देख लेना है। ठीक, और इसी जब सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में पढ़ा रहूंगा और मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ा रहूंगा, तो इसी समय पाकिस्तान की मांग को भी डिटेल से बता दूंगा कि सबसे पहले आखिर टू नेशन थ्योरी किसने दिया, सबसे पहले पाकिस्तान शब्द कब आया, या तमाम तरह की इस तरह की चर्चा इसी के बीच में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम सुधार आंदोलन से जोड़ के ही मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण देखेंगे, और सबसे अंतिम में संवैधानिक विकास, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, जिसके तहत आप रेगुलेटिंग एक्ट हो, फिट्स इंडिया एक्ट हो, इस तरह की चीजें, चाहे चार्टर एक्ट हो 1813, 33, 58, भारतीय परिषद अधिनियम, जो भी है, 1909 का मॉर्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इन सबको हम देखेंगे। तो जरा गौर करिए, इन 25 लेक्चर्स में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब मैं जरा सा अपनी पुरानी चर्चा पे आता हूं। मैं क्या चर्चा कर रहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा सा देखिए। अब आप इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पढ़ना क्या है, मैंने आपको बताया, इसमें दो चीजें हैं। मैं क्या पढ़ाऊंगा, एक चीज मैंने चर्चा कर दी, मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा। लेक्चर प्लान आपको बताया कि मैं 25 लेक्चर कैसे लूंगा, क्या क्या सारी चीजें लगभग कैसे कवर करूंगा, ये प्लान बता दिया। अब आपको क्या पढ़ना है, जरा इसको समझिए। आपको क्या मटेरियल यूज करना है। ठीक, तो आपको जो मटेरियल यूज करना है, एक तो ऑफलाइन या फिजिकल मटेरियल, किताब कॉपी क्या होगी, दूसरा ऑनलाइन मटेरियल। तो अब जरा इन चीजों को भी समझ लीजिए कि आप किसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो भाई जरा गौर से समझिए इस चीज को। एक तो ऑफलाइन मटेरियल क्या होगा और ऑनलाइन मटेरियल क्या होगा। ऑफलाइन मटेरियल में जरा समझिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक तो आपको बुक चाहिए पढ़ने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन बैंक चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, कुछ भी हो। ऑफलाइन मटेरियल में आपको नॉर्मली एक बुक चाहिए होगी और एक क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा। ये बुक किसी भी सब्जेक्ट में दो तरह की होगी, किसी भी सब्जेक्ट में बता रहा हूं। एक तो रेफरेंस बुक आप कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बुक होगी। ठीक, और एक फैक्चुअल बुक होगी। क्या होगी? फैक्चुअल बुक होगी। क्वेश्चन बैंक तो चलिए जो होगा होगा ही। ठीक है, अब इसका मतलब मैं जरा आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं, जरा गौर करिएगा, अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो रेफरेंस या कॉन्सेप्चुअल बुक में क्या आएगी? बिपिन चंद्र। अच्छा, जो एनसीईआरटीज हैं, जरा गौर करिएगा, मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी बिपिन चंद्र ने ही लिखी।
और जो बिपिन चंद्रा की स्वतंत्रता संघर्ष वाली बुक है, फ्रीडम स्ट्रगल वाली, वो भी बिपिन चंद्रा की तो है ही है पॉपुलर। तो आप किसी एक का चुनाव करिएगा, मतलब, और मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी वाली न चुनिएगा, बल्कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष वाली बुक है, फ्रीडम स्ट्रगल वाली, जो डिटेल से है, आप उसको चुनिएगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं एनसीईआरटी मत चुनिएगा? जब वो आप 25 लेक्चर पढ़ लेंगे तो शायद आपको एनसीईआरटी फिर बहुत मतलब आसान लगने लगे, मतलब इजीली पढ़ लेंगे। आप पढ़ेंगे भी तो 1-2 दिन में उठाएंगे, पढ़ डालेंगे। तो चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बिपिन चंद्रा वाली बुक लीजिएगा। अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है, ठीक? तो अभी उधर डिटेल नहीं होते हैं। तो ऑफलाइन मटेरियल में एक तो बुक लेंगे, एक रेफरेंस बुक और एक फैक्चुअल बुक जरूरी है। क्योंकि जब जब भी आप रेफरेंस बुक या कोई कॉन्सेप्चुअल बुक लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसमें फैक्ट्स बहुत नहीं दिए रहते, उसमें चीजें कहानी की तरह बताई गई रहती, ठीक? तो फैक्ट के लिए आपको एक यहाँ से क्विक बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें फैक्चुअल चीजें तो रहेंगी ही डिटेल से, तो आप उसको ले सकते हैं। या आपकी कोई बहुत पसंदीदा बुक हो भाई, जिसको आप पढ़ते रहे हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको एक सिरे से छोड़ दीजिएगा, आप उसको रख के रहिए, क्विक बुक साथ में कंसल्ट करिए, ठीक? अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें मान लीजिए आपकी बुक में बेहतर है, आप उसको देखिए, लेकिन क्विक बुक भी देखिए, क्योंकि इसी हिसाब से उसको बनाया गया है कि आप कम समय में प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर चीजें, क्विक बुक नाम ही है कि फटाफट चीजों को रिवाइज कर सके पूरे सिलेबस को, स्पेशली इसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है? तो ऑफलाइन मटेरियल में एक तो हो गई बुक की बात, ठीक? और क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके उतना बेहतर है, ठीक? एक तो ये हो गया। अब जरा देखिए ऑनलाइन मटेरियल, ठीक है? ऑनलाइन मटेरियल में आप क्या देखेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बात करूंगा कि कुछ चीजें जरा समझिए, टू द पॉइंट। जैसे स्पेशली हमारा संस्थान जो है बच्चों के लिए ही, मतलब स्पेशली सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए ही ये सारी चीजें निकालता है। क्या? टू द पॉइंट निकालेगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे, चाहे दृष्टि के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। अच्छा, आपको हो सकता है लगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको इसका प्रूफ देना चाहता हूं। प्रूफ का मतलब, जैसे आप जब टू द पॉइंट और तमाम चीजों को देखेंगे, जो चर्चाएं उस पे यूट्यूब पे आती हैं, तो जैसे उसमें कौन कौन सी चर्चा मिलेगी? जैसे मामल्लपुरम की चर्चा मिलेगी, ठीक? जैसे गांधी जी के बारे में चर्चा मिलेगी, जैसे जलियांवाला बाग कांड के बारे में चर्चा मिलेगी। अच्छा, ये चर्चाएं क्यों की गई हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं करंट में जो है चर्चा में थे। मतलब मामल्लपुरम किसी वजह से चर्चा में था, जलियांवाला बाग कांड किसी वजह से चर्चा में था, गांधी जी किसी वजह से चर्चा में थे। तमाम जो करंट में चर्चा में रहते हैं उसमें ये सब चर्चाएं की जाती हैं। तो जरा देखिए, यूपीएससी की ये टेंडेंसी होती है, ठीक? क्या कि जो करंट की चीजें रहती हैं उससे जोड़ के सवाल पूछता है। अब मामल्लपुरम के बारे में आपने पढ़ा, अब उसी में एक लाइन जोड़ दिया कि भाई कौन आया था वहां, वहां क्या हुआ। इस तरह की चीजें जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं तो तमाम चर्चाएं निकलती रहती हैं। तो उसको टू द पॉइंट में, या तमाम इस तरह के जो ऑडियो आर्टिकल्स आते हैं, या दृष्टि के वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे जो सारी चीजें आती हैं, वो आपको हेल्प करेंगी। वो हर सब्जेक्ट में, मैं तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स की आती हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेंगे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ट्रेडिशनल चीजें पढ़ने के साथ साथ अगर आप यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे कंपनसेट होगा, मैं तो एक बार आपको, जैसे मैंने आपको 25 लेक्चर मॉडर्न इंडिया बता दिया, अपडेट के लिए आप कहां से, यानी जो चीजें करंट न्यूज में है वो आपको कहां से मिलती रहेंगी, यहां मिलती रहेंगी और हमेशा के लिए मिलती रहेंगी, ठीक है? तो स्टैटिक चीजें तो आपने पढ़ ली, लेकिन करंट वाली चीजें भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, जरा गौर करिए। यहाँ पे आते हैं हम लोग। मैं आपको शुरू में क्या बताया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको क्या पढ़ना है, नहीं मटेरियल क्या यूज करना है, ठीक है? ऑनलाइन मटेरियल, ऑफलाइन मटेरियल क्या आप यूज करेंगे, ये चर्चा मैंने कर दी। अब जरा समझिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पढ़ना कैसे है। तो देखिए, मेरी सलाह है, और चूंकि कहीं ना कहीं मेरा अनुभव आपसे तो ज्यादा है ही है, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी सलाह माने, तो आपके कुछ समय बच जाएंगे। नहीं तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे, सिलेक्शन हो सकता है हो जाए आपका, लेकिन 2-4 साल लेट होगा। तो इसलिए मेरी सलाह मानिए, मैं यही कहूंगा आपको पढ़ना कैसे है जरा समझिए। मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आप चाहे कुछ पढ़े हो चाहे ना पढ़े, यानी आप एकदम शुरुआत कर रहे हो, चाहे आपने बहुत पढ़ लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पेन ड्राइव आई, मॉडर्न इंडिया की चीजें हैं, आप एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, आप लेक्चर सुनिए, क्योंकि आपके पास 3 बार का एक्सेस है, ठीक? आप लेक्चर सुनिए और सारी चीजों को नोट डाउन करते चलिए जो आपको लगता है।
कुछ चीजें हो सकता है अगर आप पढ़े हो तो लगता हो ठीक है, इसको क्या जरूरत है नोट करने की। आप पूरा लेक्चर वाइज, क्या मैं कह रहा हूं, पूरे लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इन पूरे 25 लेक्चर का आपको नोट्स बनाना है अपने हिसाब से। वो डिपेंड करता है, आप एकदम न्यू कमर हैं तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें जरूरी हो। आपने कुछ पढ़ा है तो लगेगा नहीं ये तो मैं जानता हूं। आप पूरे 25 लेक्चर का नोट्स बनाइए, ठीक। एक रजिस्टर आपका तैयार है। मैं क्या कह रहा हूं, एक रजिस्टर तैयार हो गया, ठीक है। 25 लेक्चर का एक मॉडर्न इंडिया का रजिस्टर तैयार हो गया। अब आप क्या करिए, सीधे क्वेश्चन बैंक उठाइए। अभी मैं आपको कोई किताब पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, गौर करिएगा। सीधे आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। तो चूंकि हम लोगों ने लेक्चर को इस तरह प्लान किया है, किस तरह प्लान किया है कि प्रीवियस ईयर्स के जो आईएएस के प्रश्न आते हैं, जो भी यूपीएससी ने पूछे हैं, हम आपको बताते हैं उस लेक्चर पे बेस्ड। तो एक तो आप कुछ प्रश्नों को वहीं देख लेंगे, कुछ प्रैक्टिस प्रश्नों को भी कराते हैं। यानी इस 25 लेक्चर में मैं कहूं तो 200-400 प्रश्न तो आप हमारे साथ ही में कर लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे। तो मेरा दावा है कि आपको 80 से 90% आप पहली ही बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे क्वेश्चन बैंक। मतलब अगर आप सोचिए आपके पास समय कम है, जरा गौर करिएगा कि ये आखिर क्यों ये ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है। मतलब आपके पास अगर समय कम है तो कोई किताब विताब पे जाने की जरूरत नहीं। फ्रैंकली मैं कहूं, आप उस 25 लेक्चर का नोट्स बनाएं, क्वेश्चन बैंक उठाएं, सॉल्व करें, चले जाएं। मैंने कहा ना 80 से 90% तो आप वैसे ही आपके रेंज में होंगे, और सेलेक्ट होने के लिए 60 से 65% चाहिए। तो पहले स्टेप में क्या करना है, नोट्स बनाना है, रजिस्टर बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस। अब ये हो गया। अब आपका मन है कि यार मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, 2 से 3 दिन का काम है, आपके पास टाइम है, 2 से 3 दिन का काम। उठाए एनसीईआरटी पढ़ डाले। अच्छा हाँ ठीक है, सर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ चीजें क्या होती हैं कि जब आप किताब में पढ़ते हैं तो अपने आप दिमाग में सेट होती हैं, ठीक है। गौर करिएगा, बुक पढ़ने का बहुत लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है। कभी कभी उस तरीके से कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं कि आपके दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, और ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। जब आप पढ़ लिए हैं तो चीजें बहुत अच्छे से सेट होती हैं। उठाइए एनसीईआरटी, 2 दिन में 3 दिन में पढ़ के किनारे कर दीजिए। उसके बाद बिपिन चंद्रा की बुक इतनी बढ़िया है जो आपको बेसिकली समझ के लिए और मेंस के लिए आगे काम देगी। उस बिपिन चंद्रा की बुक को उठाइए। मैं क्या करता था आपको बता दूं, वो हमेशा अपने बैग में रखे रहता था। कहीं कहीं जा भी रहा हूं तो उसको कहानी की तरह पढ़ता था। तो उठाइए, खत्म कर डालिए। कोई बुक उठाइए, उसके बाद जो भी उठाना है उठाइए। कोई किताब उठा लीजिए, बड़ी से बड़ी, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है तो आप कोई एक सब्जेक्ट की बुक उठा लीजिए, पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं दावे से कहता हूं आप पूरी चीजों में कहीं नहीं उलझेंगे कि ये यार सर ने ठीक से क्लियर नहीं किया, ये चीज मेरे नहीं समझ में आ रही। मैं ये इस बात का आपके सामने दावा कर रहा हूं। आप पढ़ेंगे, आपको चीजें बहुत स्मूथली सारी समझ में आएंगी, ठीक। तो पहला जो मैंने कहा पढ़ना कैसे है, यानी सबसे पहले तो आप हमारी चीजों को पढ़िएगा, उसको जैसे भी नोट डाउन करना हो करिएगा, 1-2 बार रिवीजन करिएगा, फिर डायरेक्ट प्रश्न पे उतर आइएगा, उसको सॉल्व करिएगा। फिर आप जो है कुछ भी पढ़ लिया, जो आपको मन करे, जो बुक आप पहले से भी पढ़ते रहे उसको पढ़िए दोबारा तिबारा, ठीक। लेकिन बहुत ज्यादा सोर्सेस पे नहीं जाएंगे। 1 या 2 सोर्स आपने चूज किया, उसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बस पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो ये आपका अप्रोच होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत ही ऐसे की थी कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है, बस यही चीज। और भी तमाम बातें होती हैं मोटिवेशनल, हमारे साथी लोग डेफिनेटली आपसे किया होगा। इस तरह की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, उन लोगों ने चर्चाएं इस तरह की कर दी होंगी। मैं स्पेशली इसी पे कंसंट्रेट रहना चाहता हूँ, और कुछ बातें लास्ट में एक मैसेज के तौर पे मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, अपना अनुभव मैं बता रहा हूं और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का ये अनुभव है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, सिर्फ एक चीज, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन, या अगर मैं कहूं तो कंसिस्टेंसी। आप रोज 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे मत पढ़िए, 12, 14, 18 घंटे। तमाम यूट्यूब्स में मैं देखता हूं और भी साइट्स पे देखता हूं, आईएएस बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 14 घंटे। यकीन जानिए सिर्फ 4 से 5 घंटे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी में बता रहा हूं, लगातार ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप वो करेंगे, मुश्किल से 1.5 पौने 2 साल तक लगभग ये प्रोसीजर ही इतना चलता है, तो यकीन जानिए आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सुनते होंगे अक्सर कहा जाता है ना, 2 मीनिंग रोज याद करो, 5 मीनिंग तो महीने में 150 हो जाएंगी और ये हो जाएगा, 1 साल में हो। क्या कोई कर पाता है? मैं आपको हो सकता है आपको अजीब लगे, मैं अपनी एक बात बता रहा हूं। मैं थोड़ा सा हेल्दी, अक्सर हेल्दी लोग देखता हूं कि वो पतले होने की वो करते हैं,
ठीक है। पतले होने के लिए क्या करते हैं, जिम जॉइन करते हैं, तो ट्रेडमिल खरीद के ले आते हैं। लेकिन जो मूल समस्या जो मैं फेस करता हूँ, अगर आप 10 मिनट रोज एक्सरसाइज करें, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट रोज करें और भूल जाएं मुझे पतला होना है, 15 मिनट करें नियम से, 1 डेढ़ साल बाद आप खुद देखेंगे कि आप दुबले हो गए। वो गीता वाला उपदेश, अपना कर्म करो, भूल जाओ, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं हूं, शायद इसीलिए ऐसा। अगर आप मुझे देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ चीजों में तो डिसिप्लिन नहीं, उतना नहीं। मेरा शरीर बता रहा है कि मैं खाने में डिसिप्लिन नहीं, या अन्य चीजों में नहीं। आप यकीन मानिए, जीवन में अनुशासन जितना ज्यादा आप फॉलो करेंगे उतने सफल होंगे। वो अनुशासन जब आप फॉलो करने लगेंगे तो वो पढ़ने में भी होगा, बोलने में भी होगा, सुनने में भी होगा, हर जगह होगा, सोने में भी होगा। ठीक, तो वो हर जगह दिखेगा। तो मैं लास्ट में बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए, 4 से 5 घंटा डेली पढ़िए, उसके हर चीजों के लिए एक समय रखिए। मतलब अगर कुछ गेम्स खेलते हो, मूवी देखना अच्छा लगता हो, लेकिन अपनी पढ़ाई का एक अपना उसको ब्रेक मत होने दीजिए। 1.5 से 2 साल तक अगर ये आप करते हैं, तो यकीन मानिए आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मतलब मेरे अपने जीवन का मतलब अनुभव रहा है, और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों से आप बात करेंगे तो आप देखेंगे। तो अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। बहुत ज्यादा शुरू में किताबों के और इन सबों के चक्कर में मत पड़िए। किताबें बहुत जरूरी है पढ़ना, लेकिन आप उसको मतलब बाईपास करके भी, अगर आपके पास कम समय है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह मैं आपको स्ट्रेटजी बताई है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको फॉलो करेंगे तो इस 25 लेक्चर्स के बाद आपकी स्थिति काफी अच्छी होगी। ठीक है। तो अपनी चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।